गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी 4th यूनिट का सेकंड टॉपिक यानी कि फैशोला हिपैटिका स्टार्ट किया था, जिसे हम यकृत कृमि भी कहते हैं। और इसका हमने लास्ट क्लास के अंदर नर्वस सिस्टम तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके नेक्स्ट तंत्र की या नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं, वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि इसका जनन तंत्र। ठीक है, काफ़ी टिपिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये इतने सारे नाम, इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे। तो इसका यही एक तरीका है कि इस डायग्राम को आप बार बार बनाएं और इनकी जो नेमिंग है उनको बार बार लिखें, कहानी की तरह याद करें। जैसे मैं बोल रहा हूँ, फिर आपको कोई भी डिस्क्रिप्शन को जब आप इसकी व्याख्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे जैसे चीज़ें आपको दिख रही हैं वैसे वैसे आपने उसमें हेडिंग वाइज वो चीज़ें लिखते जानी है। ठीक, और इसका कोई बड़ा डरने वाली बात नहीं है। ठीक, लेकिन एक एक जो भी मैं आपको डायग्राम में जो भी चीज़ें दे रहा हूँ या किसी कोई भी चीज़ लिखी है उसको एक एक चीज़ को आप अपनी कॉपी में नोट करते चलें और साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते चलें, ताकि आपको बाद में बनाने में ईजी रहे। ठीक, वैसे तो आप वीडियो को देखते देखते लगातार अपना काम करते रहें, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा टिपिकल उसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो ताकि बाद में आप इसको देखते रहो। तो चलिए आज हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जनन तंत्र की बात करते हैं। देखो, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करो, जनतंत्र की बात करें, तो उसमें हमें एलिमेंट्री आहार नाल से कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ यहाँ तो सिर्फ जनरली हमने इसका माउथ और ओरल सकर बनाए हुए हैं। माउथ के चारों तरफ जो चूषक लगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओरल सकर। उसके अलावा यहाँ पे आपने देखा था, हमारे जब हम नॉर्मल डायग्राम देख रहे थे तो हमारे जो उसकी पृष्ठ सतह थी वहाँ पे आपको एक जेनिटल पोर मिल रहा था ना, एसिडाबुलम से थोड़ा सा ऊपर जेनिटल पोर। तो ये जेनिटल पोर ये वही है। ठीक, जिसे हम आप क्या कह रहे हैं? जेनिटल आर्टरियम। ये एक ही बात है, जेनिटल आर्टरियम। सॉरी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जेनिटल आर्टरियम। ठीक, अभी हम ये जो आप इतना हिस्सा देख रहे हो जो आपको बहुत छोटा दिख रहा है, इतने हिस्से को हम जूम करके बड़ा भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वाले डायग्राम में। अभी हम सिर्फ ओवरऑल चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये इसका माउथ हो गया, ओरल सर्कल्स हो गए। उसके बाद ये जो आप ऊपर देख रहे हो, ये वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर को हम क्या बोल रहे हैं? जेनिटल आर्टरियम। ये एक छिद्र है जिसे क्या बोल रहे हो? जेनिटल आर्टरियम, जो शरीर से बाहर खुल रहा है। इस जेनिटल आर्टरियम में दो छिद्र ओपन होते हैं। एक का नाम होता है फीमेल अपर्चर, दूसरे का होता है मेन जेनिटल अपर्चर, और दूसरे का नाम होता है फीमेल जेनिटल अपर्चर। समझ आ रही बात? मतलब अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो उसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। सॉरी, जैसे ये बात करें, जैसे ये एक पोर है और इसमें इस तरीके से दो छिद्र ओपन हो रहे हैं। तो जो ये बड़ा वाला ओपनिंग है, इसका नाम क्या है? जेनिटल आर्टरियम। इस वाले का नाम है फीमेल जेनिटल आर्टरियम और इसका नाम है मेल जेनिटल आर्टरियम। क्लियर होगी बात कि हमारे पास क्या बात कर रहे हैं कि ये जो बाहर वाली ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम क्या है? जेनिटल आर्टरियम की ये जो आप बाहर वाली ओपनिंग देख रहे हो, ये वाली जो ओपनिंग है आपकी, हम बात कर रहे थे, ये हमारे पास एक चैम्बर है और उसमें दो अलग अलग ओपनिंग्स हो रही हैं। जो बाहर वाला बड़ा चैम्बर दिख रहा है इसको तो हम बोलते हैं गोनोपोर या जेनिटल आर्टरियम। जेनिटल मतलब जो जनन अंग से संबंधित हो, ऐसा आर्टरियम, ऐसा गुहा, है ना। तो ये जेनिटल आर्टरियम यानी कि गोनोपोर है। बीच में दो ओपनिंग हो रही है, एक मेल की एक फीमेल की। जो फीमेल की ओपनिंग हो रही है उसे बोलते हैं फीमेल जेनिटल अपर्चर, और जो मेल की हो रही है उसे कहते हैं मेल जेनिटल अपर्चर। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। उसके बाद अब अंदर का क्या सिस्टम है इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं आगे वाले डायग्राम के अंदर। यहाँ भी समझा सकता हूँ लेकिन वहाँ थोड़ी और अच्छा क्लियर होगा, यहाँ थोड़ा आपको ज़्यादा टिपिकल लग रहा है। उसके बाद आपको ये दो बड़े बड़े डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये जो ब्रांच एरिया है, एक ये ब्रांच एरिया है, दिख रहा है। ये आपका क्या है? पुस्टीरियर, पीछे पीछे वाला यानी कि पश्च भ्रषण यानी टेस्टिस, और ये जो आगे वाला जो ब्रांच एरिया है उसका नाम है इंटीरियर टेस्टिस। समझ आ गई? दोनों वेन के साथ, इसके मेन इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक तो
ये वाली जो डक्ट आ रही है, कैनाल आ रही है, और एक ये डक्ट कैनाल आ रही है। तो ये जो कैनाल आके आके ऐसे ब्रांच एरिया में कन्वर्ट होगी। ये जो दिख रहा है ना आपको, बहुत सारी शाखा वाली जो जो ब्रांचेस दिख रही हैं, ये एक जो दिख रहा है ये सेम, और ये वाली जो डायग्राम है, ये जो डक्ट है हमारी, ये भी ऐसे आके कन्वर्ट हो गई है। तो ये जो सारा एरिया है, ये क्या है आपका पोस्टीरियर टेस्टिस, इसमें स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। और ये भी टेस्टिस है, ये इंटीरियर टेस्टिस है, इसमें भी स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म तैयार होकर वापस यहाँ इसमें आके, ये जो आपका दिख रहा है चैम्बर, इसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। इस चैम्बर में आते हैं, इस चैम्बर में वो इकट्ठे हो जाते हैं। समझ आ गई बात। और फिर आगे आके आते आते इस ओपनिंग से बाहर आ जाते हैं, जैसे कहते हैं जेंटल ओपनिंग। और क्या चीज़ है वो हम अगले वाले डायग्राम में देखेंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस से ये जो डक्ट चली, इस डक्ट का नाम क्या है, वैस डिफरेंस। क्या नाम है, वैस डिफरेंस। इतनी बात समझ आ गई। अब हम अगर उसकी बात करें, ये हमारे पास फीमेल पार्ट है, ठीक है। फीमेल पार्ट में ये आके आके ओवरी में कन्वर्ट हो गया। अब ये ओवरी दिख नहीं रही है आपको, लेकिन मैं अगले वाले डायग्राम में देखते हैं हम इसको अच्छे से। और उसके बाद ये जो ब्रांचेस दिख रही है, एक चलेगी ऊपर की तरफ, एक चलेगी नीचे की तरफ, एक चलेगी ऊपर, एक मतलब एंटीरियर साइड और पोस्टीरियर दोनों साइड जा रही है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड है, एंटीरियर साइड को पोस्टीरियर साइड को। ये है आपकी विटेलाइन डक्ट। क्या है ये, विटेलाइन डक्ट। यहाँ लिखा होगा कहीं पे, ये लिखा हुआ विटेलाइन डक्ट, ठीक है। और इन विटेलाइन डक्ट जो ये जो बीच वाली जो मेन जो उनको जोड़ रही है, उसका नाम है ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट। क्या नाम है, ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट, ठीक है। अब इसको हम बड़े डायग्राम में देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर है, ये आपका ये ओपनिंग थी, ठीक है, जिसे हम कह रहे थे जेनिटल आर्टरियम। इसमें मेल की ओपनिंग हो रही है, फीमेल की हो रही है। जो मेल की हो रही है उसका नाम है मेल जेनिटल पोर, और जो फीमेल की हो रही है उसे कहते हैं फीमेल जेनिटल पोर। समझ आ गया, फीमेल जी का मतलब जेनिटल, GENITAL लिखा हुआ है, जेनिटल, जेनिटल पोर। और टोटल को क्या बोल रहे हैं, जेनिटल आर्टरियम। इतनी बात समझ आ गई। अब इस सबको ढका हुआ है, एक कवरिंग ने ढका हुआ है, मैंने आधी बनाई है पूरी। यहाँ देखो, ये पूरी कवरिंग लगी हुई है, पूरी कवरिंग है ना, ये जो गोल सा बना हुआ है, इस कवरिंग का क्या नाम है, इस कवरिंग को कहते हैं हम साइरस सैक। क्या बोलते हैं, साइरस सैक, ठीक है, CIRUS सैक, SAS। ये क्या आपका साइरस सैक, ठीक है। अब इसके अंदर आपको दो सिस्टम दिख रहे हैं, एक मेल का एक फीमेल का। ये मेल का चला हुआ है, मेल की यहाँ पे एक पतली सी पाइप आई है, नलिका आई है, दिख रही है आपको। ये धीरे आके थोड़ी बड़ी हो गई यहाँ पे, इसका जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई वो ज़्यादा हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर जब वो आ रही है तो इस एरिया में यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक मस्कुलर पेशीय एक क्या मिलता है, साइरस। क्या मिलता है, साइरस मिलता है। और ये जो पाइप है इसका नाम है एजाकुलेटरी डक्ट। क्या नाम है इसका, एजाकुलेटरी। एजाकुलेटरी डक्ट क्यों ना बोल रहे हैं, एजाकुलेटरी होता है जो कोई ऐसी ऐसी नलिका जो किसी चीज़ को बाहर फेंके, तो ये स्पर्म को बाहर फेंकने का काम करती है, ठीक। और ये ऊपर क्या है, साइरस। ये पूरे यहाँ पे लाइनिंग लगी हुई है इसके ऊपर, ऐसे मैंने एक दो लाइनिंग बनाई है, ये पूरी लाइनिंग से है। मतलब अगर मैं इसको बना के दिखाऊँ तो ये ऐसा है, जैसे आपने पीछे टेप में पढ़ा था ना, जो वहाँ पर भी हमें क्या मिल रहा था, पेशी मस्कुलर एक साइरस मिल रहा था, मतलब कि इस तरीके से ये ऐसा है, ये नलिका जा रही है बीच में से, और ये ऐसा है बाहर से। ये मस्कुलर होता है, पेशी होता है, जो चीज़ों अंदर वाली चीज़ों को बाहर फेंकने में हेल्प करता है, ठीक। जैसे पेनिस की तरह ये बिहेव करेगा, पेनिस की तरह काम करता है। तो ये क्या, एजोकुलेटेड। आगे ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल है, जिसमें सारे सारे के स्पर्म इकट्ठे होते हैं। वो आते कहाँ आते, इन डक्ट से आते हैं, है ना। ये स्पर्म डक्ट है आपकी, क्या है, ये स्पर्म डक्ट है, जिसका नाम क्या है, वैस डिफरेंस। ये आगे जाके दो, ये वाली पोस्टीरियर टेस्टिस का जुड़ी होगी, और ये वाली इंटीरियर टेस्टिस के साथ जुड़ी होगी। वो मैंने डायग्राम में दिखा दिया आपको। ये जो आ रही है, एक इधर आ रही है, एक इधर आ रही है, ये इधर वाले से जुड़ी हुई है और ये इधर वाले से जुड़ी हुई है, ठीक, टेस्टिस से। तो जब भी टेस्टिस से स्पर्म बनेंगे वो वैस डिफरेंस से होते हुए यहाँ आके इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वो धीरे 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 इस साइरस की हेल्प से बाहर फेंक दिए जाएंगे, है ना, मेल जेनिटल पोर से। ये आपका फीमेल जेनिटल पोर। फीमेल जेनिटल पोर आगे जाके भी पाइप से थ्रू आगे जाके यूट्रस से मिला हुआ, ये यूट्रस है इसका, यहाँ से लेके ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस के अंदर क्या पड़े हुए, एग पड़े हुए, फर्टिलाइज्ड। वो आगे जाके इस तरीके से यहाँ मिले हुए हैं, ये दिख रही है आपको। ये है ओवरी। ओवरी में क्या बन रहे हैं, ओवम। ये है ओवरी, ओवरी में बन रहे हैं ओवम। ओवम यहाँ आते हैं, और
ये आपका होता है लूरल कैनाल्स, ये दिख रहे हैं ना, छोटी सी पाइप जो यहाँ आके ख़त्म हो गई, इसे कहते हैं लूरल कैनाल। इसका क्या काम है हम आगे देखेंगे। तो ये आपकी क्या है, लूरल कैनाल है। और ये ओविडक्ट है। ओविडक्ट आगे जाके अब चारों तरफ ये जो डॉट डॉट मैंने लगाया हुआ इसे कहते हैं मेहलिस ग्लैंड। ये क्या बोलते हैं, मेहलिस ग्लैंड, ठीक। उसके अलावा आप आगे देख रहे हो, एक पाइप इधर चलेगी और एक पाइप इधर चलेगी। इस पाइप का नाम है, ये विटलाइन डक्ट है। क्या ये विटलाइन डक्ट, जो आप डायग्राम में देखोगे ये वाली, एक पाइप इधर चलेगी एक पाइप इधर चलेगी, आगे जाके फिर से इसकी बाइफर्केशन हुई, एक आगे की तरफ एक पीछे वाले हिस्से में। ये राइट वाली है और ये लेफ्ट वाली है साइड, तो ये भी एक आगे की तरफ चलेगी एक पीछे की तरफ। तो ये क्या है, विटेलाइन डक्ट। तो विटेलाइन डक्ट जिससे जुड़ती है उसे कहते हैं हम ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट। ये ट्रांसफर विटेलाइन डक्ट है जो इधर वाली राइट वाली और लेफ्ट वाली आके बीच में जुड़ जाती हैं और यहाँ पे एक चैम्बर बनाती है, इसे कहते हैं योक रिजर्वायर। क्या बनाती है, योक, क्या बनाती है, योक रिजर्वायर बनाती है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये योक रिजर्वायर आगे एक पाइप के थ्रू जुड़ा हुआ है। इस पाइप को हम क्या बोल रहे हैं, मीडियन विटलाइन डक्ट। इस वाली डक्ट को आप क्या बोल रहे हो, मीडियन विटलाइन डक्ट, ठीक है। आगे जाके ये आप देख रहे हो, ये जो आपकी डक्ट है वो ऐसे जा रही है, इस तरीके से आगे इस तरीके से जा रही है, ठीक। और ये आगे जाके यूट्रस से मिल रही है। इतनी बात क्लियर होगी। उसके अलावा आपने सारी चीज़ें देख ली। यहाँ पर भी आप देख रहे हो डॉट डॉट लगे हुए हैं। इस यहाँ ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का भी नाम है। इस ग्लैंड का क्या नाम है, इस ग्लैंड को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट। यहाँ पर जो ग्लैंड है ये लिखा हुआ है ना, यूनी सेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ एक एक सेल दिख रही है आपको, इसे छितरी हुई बिखरी हुई मिल रही है। इसे कहते हैं यूनी सेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, यूनी सेलुलर प्रोस्टेट ग्लैंड। इतनी बात समझ आ गई। तो कहता है कि पहली बात तो अगर हम इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें, इस डायग्राम के अंदर आपने क्या देखा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखे। कई बार आपको डायग्राम में पूछेंगे कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाओ, और कभी पूछेंगे कि पूरा कंप्लीट बनाओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको ऊपर वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। और साथ में आप ये भी बना सकते हो ताकि आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छी हो जाए। अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है सी सेक्शन में, तो आपको ये दोनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे, ये वाला भी और नीचे वाला भी, ये, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि हमारा एक, जैसे अगर हम टीनियस वॉल्यूम की बात करें तो उसके अंदर तो हज़ारों खंड, हमें लगभग 800 खंड मिलते हैं और सबके पास अपना अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मेल और फीमेल जेनिटल सिस्टम। यहाँ तो सिर्फ एक ही बॉडी है, लेकिन है वो भी हर्माफ्रोडाइट, यानी उसमें भी मेल फीमेल दोनों मिल रहे हैं। तो कहता है अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन की बात करें तो कॉपुलेशन अकर इन द बाइल डक्ट। तो जब ये शीप की, भेड़ की या गॉट की कहाँ होते, बाइल डक्ट में होती है, वहाँ पर जाके कॉपुलेशन होता है। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन की बात करें तो बहुत कम होता है, होता ज़रूर है लेकिन बहुत कम होगा, ठीक। और कैसा, ये हर्माफ्रोडाइट है। तो होना क्या है इसमें, अगर हम बात करें, ये जो लूरल कैनाल्स है ये एक्चुअल में किसके लिए बनी हुई है, ये बनी हुई है जब जब ये कॉपुलेशन करते हैं। तो कॉपुलेशन के टाइम क्या होगा कि जब दो आपके क्रॉस फर्टिलाइजेशन के टाइम जब दो आपके ये जो यकृतकृमि है यानी लिवर फ्लूक है आपस में अटैच होंगे, तो एक एक की बॉडी से स्पर्म रिलीज होंगे, वो स्पर्म इस लूरल कैनाल से अंदर एंटर कर जाएंगे, यहाँ आएंगे। इतने में यहाँ से ओवम रिलीज होगा, दोनों यहाँ पर मिलेंगे और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होकर ये मेलिस ग्लैंड इसको चारों तरफ उसको चिपचिपा पता चिपका देंगे और फिर वो आगे मूव करेगा। मूव करते हुए वो यहाँ पहुँचेगा और ये आपके क्या है, फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग बॉडी से बाहर निकाल दिए जाएंगे, ठीक। और जब आपके सेमिनल वेसिकल में स्पर्म होंगे, वो स्पर्म इस प्रोस्टेट ग्लैंड्स के साथ मतलब इनकी चारों तरफ ये चिपचिपा पदार्थ लग जाएगा, फिर ये उनको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका टोटली समझ आ गई बात, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा सिस्टम है जो आपको आसानी से आ जाएगा। तो लिखा हुआ है कि जो फर्टिलाइजेशन वो कहाँ होगा, बाइल डक्ट द ऑफ होस्ट। जो ये फर्टिलाइजेशन चलेगा उस समय ये होस्ट के किस जगह पर होंगे, बाइल डक्ट के अंदर। कहाँ होंगे, जो ह्यूमन की सॉरी जो शीप की, भेड़ की जो बाइल डक्ट है उसके अंदर इनका क्या होगा, निषेचन होगा, मतलब उस टाइम ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। इतनी बात समझ आएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, अब वो फर्टिलाइजेशन हो गया, एग्स तैयार हो गए। वो कहता है कि लगभग लगभग जो हमारे वो कह रहा है कि यहाँ लिखा हुआ 200 एडल्ट फ्लूक
प्रेजेंट इन द लिवर। वो कहता है कि जो शीप आपकी है या जो भेड़ है उसकी लिवर में, उसके यकृत में लगभग लगभग आपको कितने 200 एडल्ट वयक्स जो फ्लूक है यानी लिवर फ्लूक है जो आपको वो मिलते हैं, ठीक। और उनसे लगभग लगभग कितने कैप्सूल तैयार होते हैं? 5,000। मतलब आपको उसके लिवर के अंदर कितने मिलेंगे? कम से कम 200 लिवर फ्लूक मिलेंगे एडल्ट, और जो लगभग लगभग कितने कैप्सूल तैयार करेंगे? 5,000। समझ आ गई? 5,000 कैप्सूल तैयार होंगे। अब आपको पता है कि आपके, जब हमने ये बात की थी कि यहाँ पर जैसे ये एग जो है वो क्या होगी, जो हमारे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे ये चारों तरफ इसके ऊपर भी वो क्रीम लगा के पूरा उसे कवर करके बाहर लेकर आएंगे, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कैप्सूल, ठीक। अब ये कैप्सूल वहाँ से रिलीज़ हुए। अब ये उस टाइम उनका कलर कैसा है? येलो और ब्राउन कलर के होते हैं, चारों तरफ कवरिंग लगी हुई है, और इस कवरिंग को बोलते हैं शेल। और शेल के ऊपर छोटा सा एक छिद्र होता है, जैसे कहते हैं ओपरकुलम। क्या बोलते हैं? ओपरकुलम। तो कैप्सूल जब बन जाएगा, कैप्सूल आगे चलेगा बाइल जूस के साथ होता हुआ फिशियस मैटर के साथ, जो भेड़ जब मल त्याग करेगी उसके मल के साथ वो बाहर आ जाएंगे, और वो कौन आएंगे? कैप्सूल आएंगे बाहर। तो कैप्सूल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कैप्सूल, जायगोट के ऊपर कैप्सूल चढ़ा हुआ है, इससे उसकी सुरक्षा रहेगी, बाहर के एनवायरनमेंट में वो उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक। खुले वातावरण में वो जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा, ठीक। तो ये जो कैप्सूल है वो येलो या ब्राउन कलर का होगा, और बीच में जाइगोट है। जाइगोट के अलावा जो आपको सेल्स दिख रही है वो योक सेल है, जो उसका पालन पोषण करेंगी, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, और चारों तरफ वो शेल से कवर है, और एक छोटा सा अप्रोकुलम लगा है जिससे वो बाहर आ सकता है जब उसको आना होगा। नेक्स्ट वो कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो के टाइम बीच में आप देख रहे हो ये एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया, और साथ में हमारे पास रिमेनिंग योक ऑफ सेल, जो बचा कुचा योक सेल है वो बचा हुआ है, और इसके जो चारों तरफ प्रोटीन है उसका नाम है क्विनोन। क्या क्या नाम है? क्विनोन प्रोटीन की कवरिंग बनी हुई है, ठीक। उसके बाद लगभग लगभग 3 वीक स्नेल ये क्या करता है? स्नेल को ढूंढेगा, और स्नेल के अंदर लगभग 3 हफ्तों तक ये उसके अंदर रहेगा। समझ आ रही बात? मतलब 3 हफ्ते तक ये उसको ढूंढ भी सकता है और जीवित भी रहेगा। अगर नहीं मिला स्नेल तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो 3 हफ्ते के अंदर, 3 वीक्स के अंदर ये स्नेल को ढूंढ लेगा और उसके अंदर चला जाएगा, और वहीं उसकी क्या होगी? हैचिंग। मतलब ये फटेगा वहाँ जाके, जब उसके अंदर घुस जाएगा तब ये हैच करेगा। हैच मतलब फट जाएगा, ऊपर वाली जो कवरिंग वो हट जाएगी। कवरिंग हटते ही ये जो एम्ब्रियो, इसका कौन सा रूप सामने आएगा? मीरासीडियम। कौन सा रूप आएगा? मीरासीडियम। 24 आवर्स आफ्टर डाई और स्विम। तो कहता है कि 24 घंटे तक ये तैर सकता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, ठीक। तो वो कहता है कि ये जो आपको दिख रहा है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो एम्ब्रियो है ये लगभग, ये जो एम्ब्रियो है ये 3 वीक तक जिंदा रह सकता है, और ये स्नेल की खोज करेगा। किसी करेगा? स्नेल की खोज करेगा, ठीक है। 3 हफ्तों तक ये ऐसे ऐसे रहेगा और ढूंढेगा उसे। उसके बाद क्या होगा? इसकी हैचिंग होगी। हैचिंग इसकी जो है वो ओपन नहीं होगी, मतलब कि एनवायरनमेंट में ही होगी, और ये मीरासीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 हफ्ते तक तो ये ऐसे रहेगा, और फिर इस ऐसे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका उसका रूप देख रहे हो, जिसमें आपको ये लगभग लगभग आपको लिवर फ्लू की तरह देखने में लग रहा है, लेकिन है नहीं। ये अभी क्या है? मीरासीडियम फॉर्म में है। किस फॉर्म में? मीरासीडियम। और मीरासीडियम जो है वो ईजिली तैर सकता है, और ये 24 आवर तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इतने टाइम में अगर इसको स्नेल मिल गया तो ये जीवित रहेगा, अदरवाइज इसकी डेथ हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो ये कैसा होता है उस टाइम? ये कैसा होता है? सिलिएटेड। एक तो उसकी पूरी बॉडी पर सिलिया लगे होते हैं, फ्री लिविंग होता है, और इसकी जो लाइफ स्पैन है वो कितना? 24 आवर्स होता है। ये क्या करेगा? स्नेल को ढूंढेगा, उसका चिपक जाएगा, और उसके अंदर क्विकली पासेस इनसाइड, और उसके अंदर घुस जाता है विद द हेल्प ऑफ डिजॉल्विंग सिक्रीशन। इसके पास ग्लैंड्स हैं, ये दिख रही है ना, ग्लैंड बनी हुई ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों से ये एक स्रावित एक सिक्रीशन निकालता है, एंजाइम, जिससे वो जो स्नेल है उसकी जो आपने स्नेल देखा होगा डायग्राम में, जैसे स्नेल ऐसे होता है, ऐसा होता है स्नेल, ऐसे ऊपर शंख लगा होता है इसके, ठीक है ना। इस तरीके का स्नेल होता है।
तो ये उसको ढूंढता है, उसके अंदर उसकी स्किन को भेदते हुए उसको, उसकी बॉडी को अपनी एंजाइम गिराता है और उसकी बॉडी में छेद करके उसके अंदर घुस जाता है। ठीक, तो इस पर आपको मस्कुलर सब एपिथेलियम लगी हुई दिख रही है, ये वाली सेल्स है ना। उसके अलावा जर्म सेल्स पड़ी हैं इसके अंदर, फ्लेम सेल इसके अंदर पड़ी हुई, ये वाली फ्लेम सेल्स हैं, जर्म सेल्स है। ये आपके पास इसमें ये जो ग्रंथि है इसका नाम है पेनिट्रेशन ग्लैंड। क्या नाम है? पेनिट्रेशन ग्लैंड। बीच में क्या कैविटी है। उसके अलावा एक्सक्रीटरी पोर है। ये जो फ्लेम सेल है इनका एक छिद्र है जिससे ये अपने बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। फिर ये क्या, एपिकल ग्लैंड है, ऊपर क्या है, एपिकल ग्लैंड। उसके अलावा आई स्पॉट्स है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं आई स्पॉट। ठीक, और ये इसका क्या, हेड है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। तो ये मेरा सीडियम जो लार्वा है 24 आवर तक ढूंढेगा उसको। उसके बाद क्या होगा, जैसे ढूंढ लिया, आधे घंटे के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट में। ठीक, जैसे उसमें घुसा और उसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप को कन्वर्ट करेगा स्पोरोसिस्ट के अंदर। अब स्पोरोसिस्ट का डायग्राम आप देख सकते हो, बाहर क्यूटिकल लगी। अब देखो उसकी बॉडी के अंदर रहना है तो क्यूटिकल तो चाहिए, नहीं तो उसके एंजाइम उसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ क्यूटिकल है, अंदर मस्कुलेचर है, मस्कुलेचर है, फिर मीजनकाइम लगी हुई है, जर्म लेयर्स है। जर्म सेल्स कौन सी होती है, जो आगे वाली जनरेशन को बना रहे हैं। जैसे ये जर्म सेल्स है, इस जर्म सेल से ही स्पोरोसिस्ट की फॉर्मेशन हुई है, फिर अगले वाले की फॉर्मेशन होगी। उसके अलावा यहाँ पे जर्म बॉल हैं, फ्लेम सेल्स यहाँ भी हैं, और इनका एक्सक्रीटरी पोर है, छिद्र है जिससे अपनी चीज़ों को बाहर। उसके अलावा इसके अंदर क्या बन रहा है, रेडियल लार्वा। ये सारे मेरासीडियम लार्वा है और ये स्पोरोसिस्ट लार्वा है। तो मेरासीडियम से स्पोरोसिस्ट लार्वा बना, अब स्पोरोसिस्ट से अगला क्या बनेगा, रेडियल लार्वा। इतनी बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं। अब ये जो आपका स्पोरोसिस्ट है अपने अंदर 5 से 8 क्या बनाएगा, रेडिया बनाएगा। और ये सारी घटना कहाँ हो रही है, स्नेल के अंदर ही। स्नेल के अंदर जैसे मेरासीडियम घुसा, मेरासीडियम घुसते ही उसने 30 मिनट के अंदर अपने आप को स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। स्पोरोसिस्ट जैसे ही बना, वो अपने अंदर अब क्या बना रहा है, रेडियल लार्वा। फिर ये फट जाएगा और ये अपने आप से रेडिया रिलीज करेगा। ये रेडियल लार्वा आपका, ये रेडियल लार्वा का डिज़ाइन है। ये इसकी कैविटी है मेरासीडियम की, है ना, कैविटी ऑफ द मेरासीडियम। ये इसके अंदर बन रहा है सर्केरिया लार्वा। अब इसके अंदर बन रही है सर्केरिया लार्वा। उसके अलावा यहाँ पे भी क्या है, जर्म बॉल्स हैं, और ये इसकी फेरिंग्स है, सब एपिथीलियम है। और उसके बाद इस चीज़ को बोलते हैं कॉलर। फिर क्यूटिकल चढ़ी हुई है, ये इसकी इंटेस्टाइन है, और इसका बर्थ पोर है, यहाँ से ये बाहर निकलेंगे। तो 5 से 8, मतलब एक स्पोरोसिस्ट ने 5 से 8 क्या बना दिए, रेडिया। अब रेडिया क्या करेगा, लगभग लगभग आपके पास 14 से 20, है ना, इतने सर्केरिया लार्वा बना देगा। इससे अब किसकी फॉर्मेशन हुई, सर्केरिया लार्वा की। ठीक, अभी तक ये सर्केरिया लार्वा कहाँ बना था, ये आपकी स्नेल के अंदर ही, जो आपका वाटर स्नेल होता है उसके अंदर ही। तो मतलब ये वाटर स्नेल के अंदर लगभग लगभग 5 से 6 महीने, लगभग लगभग सवा महीने ये स्नेल के अंदर ही रहता है, वाटर स्नेल के अंदर ही रहेगा। अब ये आपका बन गया सर्केरिया लार्वा। सर्केरिया लार्वा का ये माउथ है, उस पर ओरल सकर लगे हुए हैं, नीचे छोटी सी फेरेंक्स है, फिर ये इंटेस्टाइन है छोटी सी, उसके बीच में वेंट्रल सकर लगा हुआ है, उसके नीचे रूडिमेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब जो कल को जाके और जनन तंत्र बनेगा, वो हिस्सा है। उसके बाद एक्सक्रीटरी पोर है, और ये छोटी सी इसकी टेल है। ठीक, और यहाँ पर आपको विटलाइन, जो हमारे पास जो विटलाइन डक्ट की थोड़ा बहुत निशानियाँ दिख रही हैं। उसके बाद जब ये इस स्टेज में बन जाएगा, फिर ये क्या करेगा, लीव द स्नेल, ये स्नेल को छोड़ देगा और कहाँ जाएगा, एनवायरनमेंट में। और आते ही अपनी सारी चीज़ों को डिलीट कर देगा एनवायरनमेंट में, सिर्फ बीच वाला हिस्सा रह गया। इसे कहते हैं मेटासर्केरिया लार्वा। क्या बोलते हो, मेटासर्केरिया लार्वा। समझ आ रही बात, क्या है, ये मेटासर्केरिया लार्वा है। और अब इस मेटासर्केरिया लार्वा जैसे ये बन जाएगा, अब ये जो सर्केरिया लार्वा था ये ओपन में आया, इसने स्नेल को छोड़ दिया, और ये फ्री स्विमिंग कर सकता है, या जो वीड्स होती हैं उनके ऊपर चिपक जाएगा। फिर जैसे भेड़ उनको खाएगी तो ये भेड़ के अंदर जाने को लिए तैयार है, मतलब भेड़ अब से इन्फेक्टेड हो सकती है। तो तब ये अपने आप को चारों तरफ क्या करेगा, सिस्ट बना लेगा और इस तरीके का बन जाएगा। और 1 से 2 दिन में ये कहाँ पहुँच जाएगा, लीवर में, और 7 हफ्तों तक ये वहीं रहेगा। क्लियर होगी बात। तो ये आपका लास्ट है जिससे वो इन्फेक्टेड होता है। ठीक, तो ये आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और इजीली आपने इसको बना लेना है। आगे देखते हैं, अभी उस डायग्राम को दोबारा समझ लेते हैं कि जो आपके एडल्ट हुक इन द लिवर, जो एडल्ट आपके फ्लूक है, एडल्ट फ्लूक इन द लिवर, लिवर के अंदर, यकृत के अंदर कौन से होते हैं, वैक्स वाले होते हैं।
और लगभग उनका 200 नंबर होता है और वो 5000 तक क्या होते हैं कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये स्टेज इन द शीप, ये शीप के अंदर इनकी स्टेज होती है और ये कैप्सूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये कैप्सूल जो है शेड देयर कैप्सुलेटेड एग इन द फीसिस। अब ये जो कैप्सूल वाली जो फॉर्म है, एग की जो कैप्सूल वाली फॉर्म है, उसी फॉर्म में ये मल के द्वारा भेड़ के शरीर से बाहर आ जाते हैं। ठीक, समझा की बात। और ये हमने जो बात की थी कि जो स्नेल के अंदर वो लगभग 35 से 65 दिनों तक वो कहाँ रहते हैं, स्नेल के अंदर रहते हैं। ठीक, और प्राइमरी होस्ट कौन है इसका, शीप है। और ये स्नेल के अंदर 5 से 6 हफ्तों तक रहेंगे या 35 से 65 दिनों तक वो स्नेल में रहते हैं। इतनी बात क्लियर थी। कैप्सूल में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, कैप्सूल में आते ही ये उसके जो आपके भेड़ है उसके इंटेस्टाइन में आकर उसके मल के साथ, फीसिस के साथ शरीर से बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही हैचिंग इन 9 to 12 डेज, 9 से 12 दिनों में ये हैचिंग कर जाएंगे, जब इनको टेम्परेचर मिलेगा 22.25 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पर और लगभग 9 से 12 दिनों के बाद वो जो कैप्सूल है वो हैच कर जाएगा, फट जाएगा। किसके अंदर, मीरासीडिया के अंदर। मीरासीडिया कैसा, एक सिलिएटेड, आपने अभी बात की थी, उसमें सिलिया लगे तो उसकी बॉडी पर फ्री लिविंग घूम फिर सकता है और उसका जो लाइफ स्पैन है, उसका जो जीवन काल है सिर्फ 24 घंटे का है। ठीक, 24 घंटे में ये खाना नहीं खाता, नॉन फीडिंग करता है, मतलब कोई भोजन नहीं खाता। एडहेयर टू द स्नेल, 24 घंटे के अंदर अगर उसको वाटर स्नेल मिल गया तो ठीक, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी। जैसे उसको स्नेल मिला एंड क्विकली पासिस इनसाइड, वो तुरंत उसकी बॉडी के अंदर घुस जाएगा विद दी हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, विद दी हेल्प ऑफ फ्लैश डिजॉल्विंग सिक्रीशन ऑफ इट्स ग्लैंड। जो उसके पास पेनिट्रेटिंग ग्लैंड होती है, उन ग्लैंड से ये एक श्रावण स्रावित करता है, जिससे वो उसकी बॉडी में घुस जाता है। तो ये जो मेरा सेटम लाया अभी तो ओपन है, अब ये कहाँ घुस गया, स्नेल के अंदर। जैसे ये स्नेल के अंदर घुसेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोसिस्ट में। ठीक, कहता सैक लाइक कवर्ड बाय क्यूटिकल। तो ये जो मेरासीडियम था, जैसे इसमें घुसा स्पोरोसिस्ट में कन्वर्ट हो गया आधे घंटे के अंदर, और उसके चारों तरफ क्या लगी होगी, कवर्ड बाय द क्यूटिकल, क्यूटिकल से कवर अप होगी। और इसमें क्या होंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होंगे जो फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, एक्सक्रीशन का काम करेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। तो आगे देखते हैं। ये हम जो डायग्राम देख रहे हैं क्या है, ग्राफिकल लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लिवर फ्लूक है। ये हम लिवर फ्लूक की ग्राफिकल डायग्राम के थ्रू हम इसकी सारी हिस्ट्री को देख रहे हैं। स्पोरोसिस्ट आगे कन्वर्ट होगा रेडियल लार्वा में। ठीक, कहता है ये इलोंगेटेड होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार और बैंड लाइक होते हैं। कॉलर में प्रेजेंट होती है, बर्थ पोर यहाँ प्रेजेंट होता है। डेवलपिंग सर्केरिया लार्वा, डेवलपिंग सर्केरिया लीव दी स्नेल पल्मोनरी अपर्चर। वो कहता है कि ये जो रेडियल लार्वा है आगे जाके सर्केरिया लार्वा को बनाएंगे और सर्केरिया लार्वा स्नेल को छोड़ देगा विद दी हेल्प ऑफ पल्मोनरी अपर्चर। जो उसके अंदर पल्मोनरी अपर्चर होता है उसकी सहायता से, किसका, जो आपका स्नेल का जो पल्मोनरी जो छिद्र होता है उससे ये उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। ठीक, अब सर्केरिया बाहर आ गया, कहाँ आ गया, ओपन में, एनवायरनमेंट के अंदर। ये इनका जो डिज़ाइन है वो हार्ट शेप होता है, फ्री स्विमिंग वाले होते हैं, ये सेटल ऑन द सम एक्वाटिक वीन, ये सेटल कर जाते हैं, बैठ जाते हैं किसके ऊपर, किसी एक्वाटिक वीड के ऊपर, जो जलीय जो पौधा होता है उसके ऊपर ये बैठ जाते हैं, है ना, जल के किनारे, मतलब जो पानी के किनारे किनारे छोटे मोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर ये चिपक जाते हैं। उसके बाद अभी ये स्टेज सर्केरिया से कन्वर्ट होंगे मेटा सर्केरिया के अंदर। इसे कहते हैं हम जुवेनाइल फ्लूक। क्या बोलते हैं इसको हम, जुवेनाइल फ्लूक। जुवेनाइल का मतलब होता है जो अभी बच्चे वाली फॉर्म में है, छोटे फॉर्म में, लेकिन ये फ्लूक का रूप लेने वाला है। ये होता है जुवेनाइल। मेटासर्केरिया होता है जुवेनाइल फ्लूक। मेटासर्केरिया के बाद ये जो मेटासर्केरिया ये होती है संक्रामित स्टेज होती है, मतलब अब इससे भेड़ इससे इन्फेक्टेड हो सकती है, इस स्टेज वाली से, बाकियों से नहीं। अगर ये वाली मेटासर्केरिया स्टेज भेड़ अगर इसको खा लेगा तो ये इसके अंदर एंटर करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यंग फ्लूक में, और यंग फ्लूक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट फ्लूक के अंदर। इतनी बात समझ आ गई। तो कहता है जो उसका इंटरमीडिएट होस्ट था वाटर स्नेल, उसका नाम है लेमिनिया या प्लानोब्रिस। क्या नाम है, लेमिनिया या प्लानोब्रिस। ये डिसीज़ भी कॉज करता है जिसका नाम है लिवर रॉट और फैशियोलियासिस। किसमें, भेड़ और बकरी के अंदर, शीप और गॉट के अंदर लिवर रॉट, गॉट GOAT। तो ये फैशियोलियासिस एक डिसीज़ बीमारी पैदा करता है भेड़ और गॉट के अंदर, और जो उसका इंटरमीडिएट होस्ट है उसका नाम है स्नेल यानी लेमिनिया प्लानोब्रिस। ठीक है, इतने बात समझ आ गई। थैंक यू सो मच। आज हमारी 4th यूनिट भी टोटली कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपनी 5th यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा से अच्छे से इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लेना। ठीक, थैंक यू सो मच।